का रियल हीरो। न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों की बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी एनडीटीवी विश्व शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत के पास इस वक्त डबल एआई पावर है और इसी वजह से उसकी विकास की गति तेज है और दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत को एक उम्मीद की किरण बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो क्या कुछ खास रहा उनके संबोधन में, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए जो समझौता हुआ है वो कितना विशेष है, इस पर भी हम बात करेंगे। इससे जुड़ी हुई खबर बताएंगे और साथ ही साथ बात दो चुनावी राज्यों में मचे घमासान की भी होगी। तो चर्चा दिल्ली सीएम के आवास, जिसको शीश महल का नाम दिया गया है, उसके सामान की लिस्ट जो पीडब्ल्यूडी ने जारी की है, उसके बाद किस तरह से सियासी बवाल मचा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रूस के शहर कजान के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। रूस यूक्रेन संघर्ष के अलावा पश्चिम एशिया के हालात पर हो सकती है चर्चा। कई देशों से होगी द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए समझौता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के बाद दोनों देशों में बनी सहमति। एनडीटीवी विश्व शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा भारत के पास डबल एआई पावर होने से विकास की गति तेज। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत को बताया उम्मीद की एक किरण। बीजेपी ने किया केजरीवाल पर करारा हमला। कहा, मुख्यमंत्री के बंगले में ऐशो आराम के ऐसे साजो सामान जिससे शहंशाह आलम और जहांपनाह तक भी रहे होंगे महरूम। टोटो टॉयलेट सीट वापस करने की मांग। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात। दिल्ली सरकार ने लागू किया ग्रैप 2। हरियाणा और यूपी पर ठीकरा फोड़ने के आम आदमी पार्टी सरकार के प्रयासों पर दोनों राज्यों ने दिया करारा जवाब। तो सबसे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पिछले साल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा, जिससे काफी अहम इसको माना जा रहा है। सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। वहीं बैठक से इतर पीएम मोदी के कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का भी कार्यक्रम है। वोल्गा नदी के किनारे तातारस्तान की राजधानी कजान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जहां 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पिछले साल ब्रिक्स के विस्तार के बाद रूस की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा यह सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है, जहां पहली बार ब्रिक्स विस्तारित समूह की बैठक होगी, जिसमें कुल 9 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के पुराने सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा इस बार नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि भारत ब्रिक्स में बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। This year's summit, as its focus, the integration of new BRICS members into BRICS cooperation mechanisms, also strengthening economic cooperation, promoting cooperation for energy and food security, promoting cooperation in a
host of areas related to science, healthcare, environmental protection, culture, sports, youth exchanges, and civil society. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 28 देशों के प्रमुख और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। On the sidelines of the summit, the Prime Minister is expected to have a few bilateral meetings during the visit of the Prime Minister to Russia in July. We had indicated our intention to open an Indian consulate in Kazan. गौरतलब है कि इस बार सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। वहीं नेताओं से कजान प्रस्ताव को अपनाने की भी उम्मीद है, जो ब्रिक्स के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा होगी। वहीं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं और सिविल सोसाइटी में सहयोग पर भी बात होनी है। इसके अलावा जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, उनमें ब्रिक्स देश साझा मुद्रा बनाने पर जोर दे सकते हैं। सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। सदस्य देशों के बीच आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी सदस्य देशों में सहयोग पर फोकस रहेगा। आतंकवाद और अतिवाद जैसी चुनौती के खिलाफ साझा रणनीति पर भी विचार होने की संभावना है। सम्मेलन में खासतौर पर रूस यूक्रेन संघर्ष के अलावा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भी चर्चा होने की संभावना है। तेजी से बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिक्स समूह की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिसकी छाया में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और इसीलिए शायद ब्रिक्स सम्मेलन की थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। सभी सदस्य देशों की कोशिश होगी कि आपसी हितों को संरक्षित करते हुए वैश्विक भलाई के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो दुनिया भर की भी नजरें लगी होंगी कि आखिर ब्रिक्स का विस्तारित समूह जो पहली बार इस बैठक को आयोजित कर रहा है, क्या संदेश देता है दुनिया की बेहतरी को लेकर। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आरिंद प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, कजान, रशिया। और भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ। इसको समझिएगा कि ब्रिक्स से ठीक पहले है। विदेश सचिव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई हफ्तों से हुई चर्चाओं के बाद भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में NDTV वर्ल्ड समिट को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने NDTV वर्ल्ड को भी लॉन्च किया। पीएम ने वैश्विक उथल पुथल और चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे हालात में भारत दुनिया में आशा का संचार कर रहा है। एक दशक में भारत में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने स्पीड और स्केल को अभूतपूर्व बताया। देखिए ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में NDTV वर्ल्ड समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल के साथ आगे बढ़ते भारत की आकांक्षाओं की गूंज साफ सुनाई दी। पीएम ने भारत की प्रगति में दुनिया का हित निहित बताया और वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत को उम्मीद की किरण करार दिया। भारत की तरफ से लिए गए सभी इनिशिएटिव्स दुनिया की चुनौतियों के समाधान देने वाले हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य दुनिया की बेहतरी को सुनिश्चित कर सक रहा है। भारत जितना आगे बढ़ेगा, दुनिया को उतना ही फायदा होगा। हमारा प्रयास होगा भारत की सेंचुरी सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जीत की सेंचुरी बने। केंद्र और हरियाणा में लगातार तीसरी बार मिले जनादेश को पीएम ने स्थिरता पर जनता की मोहर बताया। पीएम ने तीसरे कार्यकाल के पहले 125 दिन में अपनी सरकार के काम गिनाए। प्रौद्योगिकी को नियंत्रण और विभाजन के बजाय समावेशन, पारदर्शिता और सशक्तिकरण का उपकरण बताते हुए पीएम ने भारत के AA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया का जिक्र किया।
पीएम ने कहा कि इससे युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। पीएम ने ग्लोबल एजेंसियों द्वारा भारत की रेटिंग बढ़ाने की भी चर्चा की। पीएम ने उड़ान जैसी योजनाओं से आए बदलाव की चर्चा की। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। आज 600 से अधिक रूट्स उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 को पार कर गई है। पीएम ने कहा कि आज देश के लिए प्रदर्शन का पैमाना पिछली सरकारों का कामकाज नहीं बल्कि भविष्य के बड़े लक्ष्य हैं। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के इस लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ते जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत के पास बड़े लक्ष्य हैं और इस विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ते जाना है। 30 वर्ष का एक एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है। 2047 में विकसित भारत कैसा होगा, ये आज का हमारा संकल्प, हमारे परिश्रम, हमारी प्रतिभा और मेधा ये तय करेगी। तो यही आज हमारे विशेष का विषय है, दुनिया के लिए भारत उम्मीद की किरण। आज हमारा विशेष है दुनिया के लिए भारत उम्मीद की किरण। ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य भी है और हम भारतीयों का ये संकल्प भी है, दुनिया के लिए भारत उम्मीद की किरण। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जो कि संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अनिल पद्मनाभन जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। अनिल जी आपका स्वागत है, प्रफुल्ल जी आपका स्वागत है। प्रफुल्ल जी, अगर हम आपके साथ शुरुआत करें और इसी टॉपिक के साथ कि दुनिया के लिए भारत उम्मीद की किरण, ये सिर्फ प्रधानमंत्री का ही वक्तव्य नहीं है। जब मैं इसको कहता हूं तो मेरे अंदर भी ये एक भाव आता है कि ये संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री की स्पीच को, इस तरह के जो पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं उनको? आपका ऑडियो म्यूटेड है, एक बार प्रफुल्ल जी चेक कर ले। नहीं, मुझे जी, मेरा जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए जी। आ रही है जी। तो आज जो वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री ने जो खाका खींचा है, इसके 2-3 प्रमुख हिस्से थे। एक, पहली बात तो उन्होंने अपने 125 दिन के जो कार्यकाल रहा तीसरे टर्म का, उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड रखा। किस तरीके से भारत अब स्केल और स्पीड के लिए नीतिगत विषयों पर, चाहे वो उन्होंने जैसे माँ के नाम पेड़ का उदाहरण दिया, उसके साथ रूफटॉप वाला जो सोलर स्कीम है उसका भी उदाहरण दिया, कितने कम समय में हम कितने टारगेट्स पूरे कर सकते हैं। और जब उन्होंने कहा कि एआई जो एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरी तरफ एस्पिरेशनल इंडिया है, इन दोनों एआई की बात करते हुए उन्होंने 2047 के विश्व की रचना का और आज की चुनौतियों में भारत उत्तर क्यों है, भारत का उन्होंने जैसे वर्णन किया कि भारत के रिश्तों की बुनियाद ये विश्वास और विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, इस पर है। वो क्यों है? क्योंकि भारत शक्तिशाली होता है तो विश्व के समस्याओं को उत्तर देने का काम करता है, विश्व में समस्या बढ़ाने का काम नहीं करता। और मुझे लगता है यही उनके पूरे आज वर्ल्ड समिट में जो स्पीच हुई है उसका एक, हम कह सकते हैं कि उसका सूत्र था। जी जी, निश्चित तौर पर अगर इस बात को आगे बढ़ाएं अनिल जी, और इसको थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल एआई की पावर आज भारत के पास है, एस्पिरेशनल इंडिया, और हम जिस एआई को जानते हैं उसकी तो बात उन्होंने कही ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। किस तरह से इसको आप देखते हैं जब हम कहते हैं कि वी आर लीपिंग टुवर्ड्स अ बिग रोड,
और हम एक 2047 तक एक बड़े जिसको कहते हैं कि विशाल भारत, एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत और एक विकसित भारत जब हम देखना चाहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? निखिल जी, प्रधानमंत्री का जो एक इशारा था कि एक फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है इस देश के आर्थिक स्थिति में, तो जब वो कह रहे हैं एस्पिरेशनल इंडिया, उसको आप उनके साथ में उन्होंने काफी आंकड़े भी रखे। एक तो कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया गया है जी। तो आप एक इसको देखिए, फिर आप बैंकिंग में देखिए, मतलब पिछले 10-15 सालों में 40 से 50 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट हुए। तो जो पहले जो था एक डेवलपमेंट पैराडाइम, उसमें काफी लोग जो थे वो सिस्टम में नहीं थे, वो बाहर से अंदर देखते थे, मतलब जो कहते हैं ना अंग्रेजी में आउटसाइड लुकिंग इनसाइड। आज जब आपने उनको बैंक अकाउंट दिया, आपने सुविधाएं दी, जो बिजली हो, कुकिंग गैस हो, जो भी जो हमारी जो आम सुविधाएं हैं, सबको जब एक्सेस होता है तो उसको एक फॉर्मल इकोनॉमी में एंट्री होता है। तो जो प्रधानमंत्री का इशारा था कि जो एस्पिरेशन इंडिया है, ये जो 50 करोड़ लोग जो सिस्टम के बाहर थे अब सिस्टम में आ गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब 140 करोड़ लोग जुट गए हैं विकसित भारत का उद्देश्य पाने के लिए। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। ठीक बात है। अगर इस बात को दरअसल मैं उसको समझने के लिए, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और बात करते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे की ओर हमारा अभी लक्ष्य है, किस तरह से इसको पाने के लिए जब हम कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय प्रयास कर रहे हैं, क्या कदम हमको उठाने होंगे, किस दिशा में हम जाएंगे? क्या इशारा था प्रधानमंत्री का? उन्होंने कहा लक्ष्य निर्धारित है। आप मुझसे कर रहे हैं सवाल? जी जी जी। हाँ जी। निखिल जी, वो ऐसा है कि जब विकसित भारत की ओर ना अगर भारत को बढ़ना है तो 140 करोड़ लोगों को लेके बढ़ना होगा। तो अब इसको बढ़ने के लिए आप सोचिए, लेगेसी डेफिसिट जो थे ऐतिहासिक, अब मुझे गरीबी, मैंने अभी उदाहरण दिए, गरीबी, बैंकिंग, कुकिंग गैस, इनको आपने फिक्स किया। अब आपको दूसरे लेवल पे जो 140 करोड़ भारतीय हैं उनको आगे लेके जाना है, तो इनकी जो एक आर्थिक स्थिति में मजबूती ले आए, अब इनको अपॉर्चुनिटी देना है, आगे इनकी स्किल डेफिसिट है, अब इनके ऐसे एक एक करके मसले को एड्रेस करना होगा आगे जाते वक्त। तो बट बेसिक फाउंडेशन जो नींव है देश का, उसका भारत ने काफी हद तक मतलब रिजॉल्व कर लिया है। अब जब आगे बढ़त होगी, जैसे अब AI आएगा, जो सुविधाएं आएंगी, एजुकेशन लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, अब आपने फाइनेंस में मतलब फाइनेंशियल सेक्टर पे इशारा फिर प्रधानमंत्री ने किया। आज जो UPI के जो ट्रांजैक्शन है, आप सोचिए 2016 में हजारों में होते थे, आज बिलियन में है, 14 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हर महीने, और इसमें 70 से 80% 500 रुपए के कम है। तो ये आम लोग ही इसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंक्लूजन में, ये अब इंक्लूजन नहीं रहेगा तो भारत आगे बढ़ेगा नहीं। तो प्रधानमंत्री का जो पूरा जो स्पीच था वो यही कह रहे थे कि जब आगे बढ़ना है तो 140 करोड़ लोगों को लेके बढ़ना है, और इसके लिए इन्होंने, सरकार ने जो सुविधाएं की हैं, एक बहुत बढ़िया नींव बनाया है। जी बिल्कुल। अगर प्रफुल्ल जी हम इस बात को ये भी जोड़ें कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, और जो प्रधानमंत्री का भाषण था उसको किसी भी तरह से कोई ये ना समझे कि वो भारत का कोई नेता आत्ममुग्धता में ये सारी बातें कर रहा है। दरअसल ये एक जिसको कहते हैं कि उत्साह का भाव भरने की भी बात है और राह दिखाने की भी बात है। जो पिछले 10 वर्षों का एक तरह से उसको आप रिपोर्ट कार्ड कह लीजिए, या जो विकास के कार्य हुए हैं वो कह लीजिए, और आगे की राह उन्होंने बताई। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि जो पिछले दिनों की जो उन्होंने बात बताई, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से प्रगति की राह पर भारत आगे बढ़ा है। जी बिल्कुल निखिल, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि भारत की सेंचुरी, और भारत की सेंचुरी बननी है तो भारत को कैसे बढ़ना होगा, वो कहते हुए उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। अभी जैसे
अनिल पद्मनाभन जी ने इंक्लूजन की बात की। इंक्लूजन के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी में हमने अपने टारगेट्स कैसे सेट किए और उनको अचीव किया। आज यूपीआई का ट्रांजैक्शन ये लगभग 52-53 देशों में हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। के साथ मिलकर हमने वैक्सीन को हमने देशों को देने की बात की, तो हमने केवल दिया नहीं, हमने उसके पीछे के पेटेंट्स के बारे में भी एक तरह से अपनी स्पष्ट भूमिका रखी। तो ये सारा अप्रोच दिखाता है। वही बात क्लाइमेट चेंज को लेकर है, वही बात ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर है। तो ये जो परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स है वो ये दिखाते हैं कि भारत के पीछे सेंस ऑफ पॉजिटिविटी क्यों है। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले ब्रिक्स की बात आई। आने वाले समय में शायद ब्रिक्स की करेंसी भी आ जाएगी और ऐसे में एक तो ये जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, एक कोविड के कारण हुआ, दूसरा यूक्रेन और इजराइल हमास संघर्ष के कारण, और शायद आने वाले समय में इजराइल ईरान संघर्ष के कारण, ऐसे में भारत के प्रति जो पूरे विश्व की अपेक्षा है और भारत कितना उसको पूरे करने में समर्थ है, इसको लेकर भी मुझे लगता है ये जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का, इंक्लूजन का, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का, लेकिन ये सब करते हुए ग्लोबल जो आज चैलेंज है उनके प्रति भारतीय दृष्टि से उत्तर खोजने का ये जो मुझे लगता है चित्र आज इस वर्ल्ड समिट के उद्घाटन के भाषण में प्रधानमंत्री ने दिया है, ये बहुत ही विश्वसनीय है और सकारात्मकता पूरे विश्व को, सकारात्मक भारत का संदेश देने वाला। ठीक है, आपने कहा सकारात्मक भारत का संदेश देने वाला है। दरअसल इसी समिट में शेरिंग टोब्गे जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो वक्तव्य था वो उस विश्वास को दर्शाता है। मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा एनालाइज करें। उन्होंने कहा कि आज अगर यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो भारत रुकवा सकता है। भारत की जिस तरह से इकॉनमी बढ़ रही है, भारत जिस तरह से सबको साथ लेकर चल रहा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए, भारत के लोगों के लिए जिस तरह से भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने की, वो एक शायद झलक दिखलाता है भारत के ऊपर विश्वास की जो अन्य पड़ोसी देश हैं, जो दुनिया है उसकी। जी बिल्कुल, नहीं केवल भूटान के प्रधानमंत्री क्यों, भूटान के प्रधानमंत्री ने तो कहा ही, लेकिन आप ऑस्ट्रेलियन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है डेविड कैमरून, उनका आप संदेश देख लीजिए। फिर जब भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ जो है वो भारत के नेतृत्व के प्रति बड़े अपेक्षा से देख रहा है, और हमने ये G20 में दिखाया भी कि भारत ने कैसे G20 के सारे विषयों को, और वो उन्होंने अपना अनुभव देते हुए कहा, क्योंकि वो भारत में रहे भी है, भारत में पढ़े भी है, तो भारत ने मुझे विश्व में अपने लोगों के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए भारत ने मुझे कैसे गढ़ा। उन्होंने शब्द प्रयोग किया, इंडिया मोल्डेड मी टू सर्व माय कंट्री। ये दिखाता है कि भारत के प्रति बाहर से लोगों का अप्रोच क्या है, और ये सकारात्मकता, ये विश्वास जब भारत के इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पर जब जुड़ जाता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारा अप्रोच, वैक्सीन मैत्री में हमारा अप्रोच, जो अब हम रिन्यूएबल एनर्जी, इवन स्पेस टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हम, चाहे वियतनाम हो चाहे इंडोनेशिया, उनके साथ जिस तरह के सहयोगिता की भूमिका हम रख रहे हैं, ये दिखाता है कि भारत केवल अकेला नहीं बढ़ता है, भारत बढ़ता है तो वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को लेकर बढ़ता है। ये हमारी सभ्यतागत दृष्टि है। प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य इस हजारों वर्ष की भारत की परंपरा, वसुधैव कुटुंबकम केवल स्लोगन नहीं है हमारे लिए, तो ये हमारा विश्वास है, हमारे सभ्यता का स्लोगन है वो, और वो सभ्यता का आचरण भी है उस स्लोगन के आधार पर। उसी को मुझे लगता है एक तरीके से आज विदेश से जो प्रतिनिधि इस समिट में आए थे, उन्होंने भी एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया है। जी, निश्चित तौर पर उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है, दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। फिलहाल आज के इस डिस्कशन में बस हमारे पास वक्त इतना ही। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अनिल जी का आपका भी, और प्रफुल्ल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे दिल्ली में किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर अब आरोप लगने लगे हैं। केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार की छवि थी वो शीश महल क्या तार तार कर रहा है। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इसकी बात करेंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि ऐसी सुविधाएं किसी शहंशाह के पास भी नहीं होती। इस पूरे प्रकरण से अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, शुचिता और नैतिकता अब सवालों के घेरे में है। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बिना अलॉटमेंट और बगैर अनुमति के आतिशी का दिल्ली के शीश महल वाले आवास में काबिज होने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि PWD की ओर से जारी इन्वेंट्री लिस्ट ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते नियमों को ताक पर रखकर जिस सीएम बंगले का पुनर्निर्माण किया गया था, उसके भीतर लगे सामान की लिस्ट ने केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी, शुचिता और नैतिकता के दावों को तार तार कर दिया। ये लिस्ट बताती है कि बंगला, गाड़ी, सुरक्षा न लेने का वादा करके सत्ता में काबिज हुए केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले पुनर्निर्मित बंगले में 4 करोड़ के पर्दे, 64 लाख की टीवी, 20 लाख की लाइट्स, 9 लाख की फ्रिज, 22.5 लाख का गीजर और वाटर सप्लाई व सैनिटरी फिटिंग की कीमत 15 करोड़ रुपए की है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। हर चीज का ख्याल, मतलब मुझे तो लगता है कि जहां पनाह लोगों के पास भी इस प्रकार का किसी फैसिलिटी नहीं होगी, जो फैसिलिटी हमारे केजरीवाल जी के पास इस रिमोट में थी। अभी तो रिमोट कंट्रोल, आप राजा महाराजा हैं तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का, आपके सीट का आपके हाथ में है, मगर जब जनता वोट डालेगी तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का उसके हाथ में रहेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, तवे पे बैठाएगी, तवे पे। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर पूरी तरह से स्वचालित सेंसर युक्त टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई थी, लेकिन अब यह गायब है। बीजेपी ने मांग की है कि यह सामान वापस मंगवाया जाए। आप सोचिए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए और मीडिया के माध्यम से खबर भी आई है कि आप ये कमोड लेके चले गए हैं। एक टोटी लेके चला गया, एक टोटो लेके चला गया। ये क्या चल रहा है? आप टोटो वापस करिए और टोटो नहीं, टोटो वापस करिए।
आप टोटो वापस करिए। आज पूरी हिंदुस्तान टोटो को देखना चाहती है, टोटो की नुमाइंदगी होनी चाहिए और पूरी हिंदुस्तान जानना चाहती है ये कितनी आम है और कितनी खास है। कितनी खास है वो इसी से पता चल रहा है। आम आदमी पार्टी से अब बीजेपी के सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा, लेकिन नैतिकता की बात अब भी वो कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी अब कहती हैं कि वो तो सड़कों पर रहकर भी काम कर लेंगी, लेकिन ये भी सच है कि कभी शीला दीक्षित के आवास में एसी लगे होने पर सवाल उठाने वाले और खुद को कट्टर ईमानदार बताकर बंगला, लाल बत्ती गाड़ी, सुरक्षा न लेने का वादा कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, शुचिता और नैतिकता अब सवालों के घेरे में है। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अरविंद केजरीवाल की नैतिकता, शुचिता और जो ईमानदारी है, वो कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। आखिर वो क्यों सवालों के घेरे में है, वो इस सामान की लिस्ट जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। आम आदमी का जो शीश महल है, आम आदमी मतलब आम आदमी पार्टी, सीधे तौर पर ऐसा समझिएगा। ये जो उनके सामान की लिस्ट है जो पीडब्ल्यूडी ने जारी किया है, हॉल रूम का सामान है, सामान, यूनिट और कुल कीमत हम आपको बता रहे हैं। और ये सभी सामान की लिस्ट नहीं है, कुछ एक अभी भी बाकी होंगी। सेंसर और रिमोट कंट्रोल्ड पर्दे हैं, रिमोट से चलने वाले पर्दे हैं, जो 80 पर्दे ऐसे लगाए गए हैं खिड़कियों में, 4 से 5.6 करोड़ रुपए जिनकी लागत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्दे कितने महंगे हैं। अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K टीवी वॉइस कंट्रोल्ड, ये वॉइस से कंट्रोल टेलीविजन है। 16 यूनिट्स हैं इसकी, यानी कि 16 टेलीविजन पूरे उनके इस महल में लगे हुए हैं, आवास में लगे हुए हैं। 64 करोड़ इनकी लागत है। तो आप समझ सकते हैं 64 करोड़ के टीवी और 5.6 करोड़ के पर्दे, ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का आवास है। और फ्री स्टैंडिंग ल्यूमिनरी, ये जो बल्ब्स हैं, ये 9.2 लाख के लगे हुए हैं, 4 इनकी कीमत है। तो 64 लाख के पर्दे, 9.2 लाख के बल्ब्स, यहाँ पे जो लाइटिंग लगी हुई है, ये लाइटिंग्स केवल इतनी ही नहीं है और आगे भी हैं। ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर, मुख्यमंत्री ने अपने लिए मसाज चेयर मंगवाई हुई है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है, कि यानी कि जब थक जाएंगे तो मसाज चेयर पर बैठा करेंगे। ये मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं जो आम आदमी अपने आप को कहते हैं कि मैं आम आदमी हूं और कट्टर ईमानदार हूं। मोटराइज्ड रिक्लाइनर सोफा है, रिक्लाइनर सोफे भी हैं, 8 रिक्लाइनर सोफे लगे हुए हैं जगह जगह पर, जहां पर आप लेट करके उन पर अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। उनकी कीमत 10 लाख रुपए है। ये दिल्ली के आम आदमी के लोगों की बात करने वाले लोग हैं जो कहते थे कि एक आखिर इसका पैसा कहां से आता है, टैक्स पेयर्स मनी है, ये टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल है, आप इसको समझ लीजिए। बॉस लाउड स्पीकर है, एक लाउड स्पीकर भी लगाया गया है जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए है। इसी तरह से एलईडी स्मार्ट ट्यूबवेल डाउनलाइट है, 3 इस तरह की डाउनलाइट्स लगी हुई हैं जिनकी कीमत 19.5 लाख रुपए है। वो जो 9.5 लाख की लाइट बताई थी उसके अतिरिक्त ये लाइटिंग लगी हुई है। तो ये लाइटिंग, ये पर्दे, ये हॉल रूम का सामान है। जो एसएस रेलिंग है, जो दरअसल सीढ़ी कवरिंग आदि के लिए है, ये अपने आप में कई सारे सामान हैं। और ये जो है 1.2 करोड़ रुपए कीमत। देखते रहिएगा। ग्रैंड एज्ड ब्रास एंट्रेंस स्कॉन्स आउटडोर लाइट्स है, ये आउटडोर लाइट्स है और ये 20 की संख्या है इनकी। 50-50 हजार रुपए की लाइट्स लगी हुई है, एक लाइट्स 10 लाख रुपए इनकी टोटल कीमत आती है। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग सेंसर वाले दरवाजे हैं, ये लकड़ी और ग्लास के दरवाजे लगे हुए हैं जगह जगह, जिनकी कीमत 70 लाख रुपए है, कि वो ऑटोमेटिक सेंसर्ड है, जैसे आप उसके पास पहुंचेंगे वो खुल जाएगा। सजावटी खंभे जो जिनकी कीमत 24 है, ये 36 लाख रुपए है। अब बीजेपी का ये आरोप है कि ये जो इनकी सजावट है दरअसल ये गायब हो चुकी है और वो कहाँ गई है वो उसकी मांग कर रहे हैं। ये सजावटी खंभे, इनकी कीमत जो 24 ऐसे खंभों पर जो सजावट लगाई गई उनकी कीमत 36 लाख रुपए थी। अब आप किचन का सामान देखिए। इनबिल्ट टीवी और एआई विजन वाले स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, 2 4.5 लाख का एक, 9 लाख रुपए का स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। ये आम आदमी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है और कट्टर ईमानदार लोग हैं जो अपने घर में 2 रेफ्रिजरेटर, 9 लाख जिनकी कीमत। 73 लीटर स्टीम अवन जो 2 है, 9 लाख रुपए जिनकी कीमत। 50 लीटर माइक्रोवेव अवन जिनकी 2 है जिनकी यूनिट, और 6 लाख रुपए जिनकी कीमत है, 3-3 लाख रुपए के। 2 माउंटेड हेड 140 सेंटीमीटर स्टेनलेस स्टील की चिमनी लगी हुई है जिनकी कीमत 6 लाख है, यानी कि 3-3 लाख की 2 चिमनियां किचन में। उसके बाद वॉश सीरीज के 8 बिल्ट इन कॉफी मशीन जिनकी 2.5 लाख रुपए कीमत है। यह किचन का साजो सामान है कि जिस तरह से
एक शहंशाह अगर कहा जा रहा है सचमुच तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। बाथरूम की फिटिंग्स आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप देखिए, हॉट वेव जनरेटर, एयर टू वाटर हीट पंप है। 3 ऐसे हीट पंप लगाए गए हैं जिनकी कीमत 22.5 लाख रुपए है। सुपीरियर वाटर सप्लायर और सैनिटरी इंस्टॉलेशन, पूरे घर में जो सैनिटरी इंस्टॉलेशन है 5 उनकी संख्या है, उनकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पूरा इंस्टॉलेशन लगा है सुपीरियर वाटर सप्लाई का और जो सैनिटरी इंस्टॉलेशन है उसमें ये 5 यूनिट है और इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का एक आया है। इसी तरह से LG फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और ड्रायर है, एक मशीन है, इसकी कीमत 2.1 लाख रुपए। इसी तरह से रेलिंग एंड स्टेयरकेस कवरिंग है जिसकी कीमत 1.2 करोड़ रुपए है। तो ये जो साजो सामान है आप समझ सकते हैं कि ये बात कही जा रही है आम आदमी की, और ये कहा जा रहा है कि हम आम आदमी हैं। आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण के लिए ऑटो पर चढ़कर जाते थे, एक रेनॉल्ड्स की पेन लगाते थे, कई बार पैरों में चप्पल पहनकर आते थे और कहते थे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम आम आदमी हैं। ये आम आदमी का शीश महल है। और अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कहते हैं हम तो सड़कों पर लेटकर काम कर लेंगे जी, हम तो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं। ये सड़कों पर रहने वाले लोग हैं और शायद इसी वजह से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों वो मीडिया को अपने इस शीश महल में आने नहीं दे रहे थे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो केजरीवाल के टोटो टॉयलेट जो कि गायब हो गया और उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि आखिर वो कहाँ गया, उसकी खबर हमने आपको दिखाई। और अब बात करते हैं कि जो भूटान के प्रधानमंत्री किस तरह से भारत की सराहना कर रहे हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के दरअसल वो फैन है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भारत के दौरे पर है और शेरिंग टोब्गे ने NDTV वर्ल्ड समिट में हिस्सा लिया। दरअसल इस दौरान उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफी उम्मीदें दिख रही हैं और दुनिया को भारत के नेतृत्व की आज जरूरत है। दुनिया को भारत के नेतृत्व की जरूरत है और अगर कोई है जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को रोक सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, यही शब्द हैं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के। दिल्ली में NDTV वर्ल्ड समिट में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर अपने विचार साझा करते हुए शेरिंग टोब्गे ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब मोदी सरकार द्वारा उठाए गए अच्छे और सुधारात्मक कदमों के कारण है। What you call development partnership, I call friendship. We have many development partners. Many countries, many multilateral agencies. We have one main friend. India has been with us. For the 13th five-year plan, the government of India is giving us an assistance package of 8,500 crore rupees. Extremely generous. Almost double that of what we received in the 12th five-year plan. This is going to finance much needed infrastructure. Roads, bridges, schools, hospitals,
In addition to that, the Indian government has rolled out an economic stimulus program. नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने हाइड्रोजन ऊर्जा से संचालित बस में सफर किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य लोग भी शामिल रहे। भूटान के प्रधानमंत्री को बस में प्रयुक्त होने वाली हाइड्रोजन तकनीक और इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी गई। भूटान के प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना की, साथ ही भविष्य के लिए इसे बहुत उपयोगी बताया। I enjoyed my journey in the bus and I was honored to be introduced to this wonderful vehicle by none other than the Honorable Minister for Energy Transition, and the fact that the bus can carry so many people so quietly and knowing that it is generating nothing but water as a waste product, and you can't even call it a waste product. I think it was very, very special. It is our expectation, and I'm so happy that the Honorable Prime Minister is gracing this, because his presence here, I think, will help spread the green hydrogen story. And in the coming times, from these 15 buses, we want to expand and take it, so we prepare also the public mind for biofuels. I think is ready acceptance, and compressed biogas, compressed natural gas in our cars. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे गुरुवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस साल जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा है। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात भारत के यूपीआई क्रांति की। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अब दुनिया अपना रही है। यूपीआई के बढ़ते दबदबे के बीच अब मालदीव्स ने भी यूपीआई को अपनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। यूएई, सिंगापुर और फ्रांस समेत 7 देशों में पहले ही यूपीआई अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया के कई देशों द्वारा भारत के यूपीआई को अपनाने के बाद अब मालदीव ने भी इस ओर कदम बढ़ाया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए एक कंसोर्टियम स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि देश में कार्यरत बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और फिनटेक कंपनियों को कंसोर्टियम में शामिल किया जाना चाहिए। ये फैसला मालदीव की कैबिनेट की सिफारिश के बाद लिया गया। इसकी मदद से मालदीव की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए डिजिटल स्ट्रक्चर को एडवांस करने की कोशिश की जाएगी। इससे भारतीय पर्यटकों को भी लाभ होगा। भारतीय पर्यटक मुद्रा बदलने की परेशानी के बिना यूपीआई सक्षम ऐप्स पर भारतीय रुपए में लेन देन कर पाएंगे। गौरतलब है कि अगस्त में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा के दौरान मालदीव में यूपीआई को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के 2 महीने बाद मालदीव सरकार की कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली है। भारत के यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसे देखते हुए वर्तमान में 7 देशों में यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है। इन देशों में यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं। यहाँ भारतीय उपभोक्ता और कारोबारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और राशि प्राप्त कर सकते हैं। यूपीआई से लेन देन में भारत में ही कई रिकॉर्ड कायम हैं। भारत डिजिटल भुगतान में विश्व स्तर पर तेजी से उभर रहा है। एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक स्तर पर वास्तविक समय में भुगतान लेन देन का लगभग 49% भारत में हो रहा है। यदि भारत में साल दर साल यूपीआई से लेन देन की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, तो वहीं 2018-19 में 535 करोड़ रुपए, 2019-20 में 1252 करोड़ रुपए, 2020-21 में 2233 करोड़ रुपए, 2021-22 में 4596 करोड़ रुपए, 2022-23 में 8371 करोड़ रुपए और 2023-24 में 13116 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। पिछले 5 महीनों में अप्रैल से अगस्त में वित्त वर्ष 2024-25 में कुल लेन देन मूल्य बढ़कर 101 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यूपीआई के वैश्विक विस्तार और डिजिटल लेन देन में निरंतर वृद्धि के साथ भारत वित्तीय समावेशन और आम नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी नए मानक स्थापित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात यूपीआई की, और अब बात करेंगे चुनावी राज्यों के घमासान की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के गांदरबल जिले में हुए आतंकी हमले की जांच NIA करेगी। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। हमले की चारों तरफ निंदा हो रही है। दरअसल ये हमला प्रदेश में चुनावों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आतंकवादियों की हताशा दिखाता है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में आतंकियों की कायराना करतूत। घाटी में सामान्य होते हालात से बौखलाए अलगाववादी और आतंकी संगठन। NIA करेगी आतंकी हमले की जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हमले की निंदा की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र में बढ़ा कश्मीर का भरोसा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सुरंग निर्माण स्थल पर आतंकवादियों के हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस आतंकी हमले की जांच NIA को सौंप दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों ने गुंड इलाके में सुरंग निर्माण की साइट पर गोलीबारी की, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे नृशंस और कायराना बताया है। दुखदायी घटना हुई है गांदरबल जिले में। मैं समझता हूं कि निर्दोष नागरिकों को खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। गंदरबल के गगनगीर में हुई आतंकी घटना की जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कड़ी निंदा की और मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गगनगीर आतंकी हमले में मारे गए 7 लोगों में से एक मृतक शशि भूषण अबरोल के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इससे पहले उपराज्यपाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से कुशल क्षेम भी पूछा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 चुनावों में हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद घाटी के लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय संविधान में भरोसा जताया है, उसके बाद अलगाववादी जिन्हें बाहरी ताकतों से समर्थन मिल रहा है, काफी परेशान है। इसलिए इस कायराना आतंकवादी घटना को कश्मीर के शांति के दुश्मनों की हताशा भी कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। से पांव पसार रहा है। नतीजतन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब से खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है और जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी और हरियाणा पर ठीकरा फोड़ने में लगी हुई है।
गैस चैम्बर बनती जा रही है देश की राजधानी। दिल्ली में सुबह के वक्त 307 पहुंचा AQI। करीब 23 जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। कारगर उपाय करने में विफल रही दिल्ली सरकार। यूपी और हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रही है दिल्ली सरकार। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन वजह वही हर साल वाली। जी हां, आपका अंदाजा एकदम सही है। दिल्ली का दम एक बार फिर से घुटने लगा है। आंखों में जलन और गले में खराश के साथ सांस लेने में दिक्कत हो तो समझ जाइएगा कि आप राजधानी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली सरकार वही रटी रटाई दलील देती है कि पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वही पड़ोसी राज्य यूपी, जहां कभी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का मसौदा तैयार किया। वही पड़ोसी राज्य हरियाणा, जिसे केजरीवाल ने गृह राज्य बताकर वोट बटोरने की नाकाम कोशिश की। और वही पड़ोसी राज्य पंजाब, जहां अब तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटनाएं उसे रोक लगाइए। मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। पिछले करीब 6 दिनों से AQI बद से बदतर यानी खराब से खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। आज सुबह 6 बजे के बाद से ही कई जगह AQI 300 के पार दर्ज किया गया। गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही दिल्ली में अब आम आदमी का ही दम घुट रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चे भी परेशान हमेशा रहते हैं। आग जलता है, नाक पूरा गंदगी भर जाता है। दिल्ली जो है विश्व के दूसरे तीसरे नंबर पर है पोल्यूशन में आगे। यहाँ तो ये तो रहने लायक अब शहर ही नहीं बचा, लेकिन क्या किया जाए, धंधा पानी है तो कहाँ जाएंगे। देखिए कितना ट्रैफिक है, लोगों को पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करना चाहिए। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल वादा करती है, हर साल दावे भी किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि दिल्ली में सांस लेना भी अब आसान नहीं है। हर दिन AQI में इजाफा हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि दिल्ली सरकार कुछ कारगर कदम उठा पाती है या फिर पड़ोसी राज्यों पर ही हर बार की तरह हर समस्या का ठीकरा फोड़ती हुई दिखेगी। तो जाना आपने किस तरीके से राजधानी दिल्ली की जो हवा है उससे हर कोई अब परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, क्योंकि इस दिल्ली में अब दम घुटने लगा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदेव सिंह के साथ मुकुल शर्मा, DD न्यूज। और अब बात चुनावी राज्यों के सियासत की। इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में हो रहे उपचुनाव को लेकर पूरे देश भर में दरअसल सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनावों के बाद NDA और इंडी गठबंधन आमने सामने है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन के दलों में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। आलम यह है कि कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दल अब एक दूसरे को अल्टीमेटम दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड और महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में हो रहे उपचुनाव को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। सबसे ज्यादा हलचल है इंडी गठबंधन में। तमाम राज्यों में विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर घमासान झेल रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से नाराज हैं। दोनों दलों में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी है और मामला दिल्ली तक पहुंचा है। वहीं झारखंड में इंडी गठबंधन के साझेदारों के बीच तकरार सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से नाराज है। आरजेडी का कहना है कि उसे 12 से 13 सीट से कम स्वीकार नहीं है। पार्टी अकेले चुनाव लड़ने तक की धमकी दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो 2 सीटें गाजियाबाद और खैर देने की पेशकश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्रों बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी जहां इस मामले में विपक्षी गठबंधन पर हमला कर रही है, तो कांग्रेस और सपा का कहना है कि मामला बातचीत से सुलझ जाएगा।
हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जो हमारी जगह अभी भी डिस्कशन में है उस पर हमने कोई चर्चा नहीं की है, और कल हम लोग दिल्ली जाकर बम्बई जाकर वहाँ पर हम लोग शरद पवार जी हो, उद्धव जी से हो, इनसे बात करेंगे। जो कुछ 30-40 जगह का हमारा शेयरिंग प्रॉब्लम हो गया है उसमें बैठ के हम लोग रास्ता निकालेंगे। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। गठबंधन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है और इसलिए ये स्वाभाविक अलायंस थोड़ी है, ये तो कुछ स्वार्थी लोगों का गठबंधन है जो समान स्वार्थों के आधार पर इकट्ठा होते हैं। इनके बीच कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं है, केवल एक ही रट। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये एक स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी खबरें बाकी हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और न्यूज़ नाइट के अब हम अंत में आ गए हैं, और लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर गृह मंत्री अमित शाह शहीद जवानों के लिए आयोजित विशेष श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को नमन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के सांसदों से सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने FDI प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन पर विचारों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने 7 दिवसीय सिंगापुर दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम लॉरेंस बोंग से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 प्रमुख स्तंभों, प्रतिभा, संसाधन और बाजार के माध्यम से साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया। ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन सरकार और असंगठित श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में काम करेगा, जिससे असंगठित क्षेत्र श्रमिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस पर 115 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना के बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया। साथ ही ड्राई पोर्ट से रूस भेजे जाने वाले सामान के पहले कंटेनर मालवाहक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। शिमला के संजौली मस्जिद अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस